भारतीय इतिहास में किस तरह से व्यापार होता था उसी की कंटिन्यूएशन में, उसी की निरंतरता में ये वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मध्यस्थों की। देखिए, बैंक्स भी एक तरह की मध्यस्थ होती है। बैंक किस चीज में मध्यस्थ है? समाज के सरप्लसेस को समाज में जहां पर जरूरत है उन लोगों को क्या दे देना? पैसे दे देना, संसाधन ट्रांसफर करना। यहाँ पर हम थोड़े अलग तरह के मध्यस्थों की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, मैं रहने वाला हूं कानपुर का, मान लीजिए, और मुझे चेन्नई में सामान भेजना है, ठीक। और मुझे चेन्नई में वहां पर लोगों को पता नहीं कि लोग किस तरह की बात करते हैं, वहां का जो नेटवर्क है मुझे वो नहीं पता, तो मुझे वहां पर कोई एक वितरक चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो मेरे सामान को वहां पर बांट पाए। और इसी तरह से कोई हो सकता है जो बोले कि नहीं, यहां से सामान ले जाना बहुत कठिन है, मैं आपका सामान ले जाऊंगा लेकिन मुझे उसके बदले कमीशन चाहिए। ऐसे ही कोई मुझे बोल सकता है कि मैं ब्रोकरेज करूंगा, क्या करूंगा आपके लिए? दलाली करूंगा। दलाली का मतलब हम लोग के यहाँ बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको ब्रोकर बोलते हैं और वो बहुत रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। तो ये खाली भाषा का लेन देन है। हालांकि दलाल स्ट्रीट बोली जाती है, जो इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जहां पर बहुत सारे ब्रोकर्स बैठते हैं उसको बोलते हैं लोग दलाल स्ट्रीट। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दलाल स्ट्रीट बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो होता क्या है कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग भी हमें एक तरह का मीडिएटर का काम करते हैं, इंटरमीडियरी का काम करते हैं, जो बीच में मध्यस्थता कर देते हैं। तो जब दो पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते ना, या फिर एक पक्ष को दूसरे पक्ष के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, भरोसा कम नहीं होता जब आपको जानकारी नहीं होती है ना, तो वैसे केसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इन तरह के मीडिएटर्स की जरूरत पड़ती है। और इन मीडिएटर्स यानी कि मध्यस्थता करने वालों की वजह से भी क्या हुआ ना, कि हमारे भारत के बहुत सारे लोग जो थे बाहर विदेशों में सामान भेजा करते थे। तो विदेश में अगर आप सामान भेज रहे हो तो बहुत सारे तरह के रिस्क होते हैं। कैसे रिस्क होते हैं? समुद्री यात्रा हो रही है, नाव डूब गई, आपकी नाव डूब गई, काम खत्म, आपका सामान डूब गया। अब जिसने सामान बनाया है वो तो ये बोलेगा कि यार मैंने तो आपको भेज दिया था, मुझे तो पैसे चाहिए। जिसको नहीं मिला बोलेगा मुझे मिला ही नहीं, तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीजें भी आ जाती थी। तो हमेशा ही बहुत सारे तरह की चोरी हो गई, कि हो सकता है बीच में पहले अलग अलग राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे तो आपस में लड़ाइयां बहुत होती थी। तो हो सकता है किसी राज्य ने आपको सामान ही निकलने दिया जो आपके खिलाफ पहुंच गया। तो बहुत सारी तरह की समस्याएं हुआ करती थी और कई बार ऐसा सामान खराब हो गया। तो इस तरह के जो भी रिस्क हैं, जोखिम है, उनको क्या कर देते थे ये लोग? कम कर लिया करते थे। और मुख्य रूप से ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी व्यापार के लिए, लेकिन मुख्यतः विदेशी व्यापार का जो जोखिम था ना वो ले लेते थे। बोलते थे कि हम ले लेंगे, मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे पैसे दे दो। तो उनको पैसे देने होते थे, लेकिन उनको पैसे किसके बदले दिए जा रहे हैं? क्योंकि एक तरह की वो सर्विस दे रहे हैं, एक तरह की वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके काम में। तो इन लोगों के करने से हुआ क्या? क्योंकि भारत में जो हमारे कारीगर थे बहुत अच्छा काम करते थे और हमारी सबसे श्यामला भूमि जो है उसमें जमीन में खेती बहुत अच्छी होती थी। दक्षिण भारत में मसाले बहुत सारे हुआ करते थे। हमारे यहाँ पर बंगाल में सूती और मलमल का काम बहुत अच्छा होता था। तो फिर असम में एक मलबरी सिल्क बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिल्क का पत्ती खाता है, सिल्क का कीड़ा होता है, बहुत अच्छा सिल्क बनाता है, तो उसका भी हम लोग बहुत ज्यादा निर्यात किया करते थे। तो इन सारी चीजों से होता क्या था कि भारत का जो व्यापार संतुलन था वो भारत के लिए अनुकूल हो गया। व्यापार संतुलन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉमन टर्म है, याद कर लीजिएगा, बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भारत के फेवर में हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत जितना सामान बेचता था उससे कम बाहर से खरीदा करता था। यानी कि भारत के लोग बना रहे हैं और बाहर सामान बेच रहे हैं। भारत का बहुत सारा सामान बाहर बेचा जा रहा है और उस टाइम पर कुछ पेट्रोल वगैरह की नीड तो होती नहीं थी। आज भारत बहुत ज्यादा आयात करता है, निर्यात कम करता है। निर्यात में हम लोग क्या करते हैं? आईटी प्रोडक्ट्स, हमारे नई चीजें जो बहुत ज्यादा निर्यात हो रहा है। हम लोग पेट्रोलियम खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। पेट्रोलियम तो नहीं बोलते, उसको कच्चा तेल बोलते हैं, उसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल खरीदते हैं इंडिया में, जैसे रिलायंस की एक रिफाइनरी है जामनगर में, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो। तो वो उसको रिफाइन करती है, फिर उन्हीं देशों को बेचती है, बाकी देशों में भी भेजती है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेंगलोर से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। और इसी तरह से हमारे कई चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। सूरत है अपना, यहाँ पर हीरा का बहुत सारे व्यापारी हैं, तो हीरे के काट पीट करके उसकी नक्काशी करना, ये सारे काम भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम इंपोर्ट बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? जितनी भी मशीनरी, अभी भी बहुत सारी चीजों की ऐसी जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट किया करते हैं, है ना। ऐसे ही क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तो हमारे बहुत सारी डिपेंडेंस है, वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं और चाइना से बहुत सारी छोटी छोटी झालर है, दिवाली में मोबाइल फोन है, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट किया करते हैं मुख्य रूप से। तो आज हमारा आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। अब सोचिए, अगर निर्यात ज्यादा हो, जैसा कि पहले हमारे यहाँ हुआ करता था, तो हमारे लोग वहां पर सामान भेजेंगे तो उनको क्या मिलता था? मुद्रा जो होती थी वो धातु की हुआ करती थी, और धातु सबसे अच्छी कौन कौन सी होती थी? सोना है, चांदी है, पीतल भी बहुत चलता था। तो ये सारी धातुओं का भारत में क्या होने लगा? भंडारण होने लगा। ठीक है, किसका होने लगा? भारत में सोना चांदी का भंडारण क्यों होने लगा?
सिर्फ ये फैक्टर नहीं है मध्यस्थों के आने की वजह से, ये जो परिणाम लिखा हुआ है वो सिर्फ इसकी वजह से परिणाम नहीं है, और भी चीजें जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी कि भारत में बैंक्स आने स्टार्ट हुए, भारत में जमीन बहुत अच्छी थी, पशुपालन अच्छा था, कृषि अच्छी थी, लोग कारीगर अच्छे थे, और हमारे यहाँ की जो नीतियां थी, योजनाएं थी, वो भी ऐसी थी कि उस चीज को सपोर्ट कर रही थी। और इसी में क्या हुआ, एक जगत सेठ नाम की जो संस्था है इसका उदय हुआ। एक बार यूपीएससी में जो आईएएस का एग्जाम देते हैं उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, इस पर बेस्ड आया था, जगत सेठ पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जगत सेठ क्या होता है ना, जैसे बोल लिया जाए कि कोई जैसे महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी को क्या बोला था, बापू। तो बापू दो तरह की चीज हो सकती है ना, एक तो हो सकता है कि कोई परिवार में अपने पिताजी को बापू बोल रहा है, वो भी हमारे यहाँ बोला जाता है, और ऐसे ही कुछ लोगों को उपाधि मिल जाती है बापू की। भारत में जो लोग अधिकारी लोग होते हैं ना उनको बोला जाता है इंडियन बाबूज, ठीक है। तो बाबू बोला जाता है किसको, जो अधिकारी होते हैं। बाबू दो तरह के होते हैं, एक तो क्लर्क्स को भी बाबू बोला जाता है, ठीक है, तो वो उनको भी बाबू बोला जा रहा है, लेकिन एक बोला जाता है कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी इंडियन बाबूस बोला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि, और हो सकता है कि कोई अपने परिवार में अपने पिताजी को ही बाबू बोलता हो, तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। ऐसे ही जगत सेठ है। तो जगत सेठ मुख्य रूप से क्या होता था कि हमारे यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत है, जब हमारे यहाँ पर मुगल शासन चल रहा था, जिसमें बाबर है, फिर उसके बाद से जो पूरा हुमायूं, फिर अकबर और औरंगजेब, इन सारे लोगों का जब राज रहा, तो उसमें जगत सेठ की काफी ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। ये संस्था की तरह भी काम करते थे और कभी कभी कोई व्यक्ति भी काम करता था। मुख्य रूप से ये लोग पता है कौन हुआ करते थे, जैन कम्युनिटी है। आज भी जो भारत में जैन कम्युनिटी है वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे है और बिजनेस में बहुत ही ज्यादा आगे है ना। मेरे भी एक मित्र है तो मैं उनको भी बोला करता हूँ, उनके यहाँ भी पूरा बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस फैमिली है, पूरा काम करते हैं। तो ये लोग क्या होता था कि जो भी जैन परिवार ऐसे हुआ करते थे जिसमें सबसे बड़ा लड़का होता था उसको ये उपाधि दे देते थे। क्या देते थे, जगत सेठ। और इनका काम क्या होता था, ये बैंक्स की तरह काम करते थे। किसकी तरह करते थे, बैंक्स की तरह, ठीक। लोन देना है, उधार देना है। ऐसे ही एक जगत सेठ थे जिन बहुत पैसे वाले थे। जब बंगाल में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था तो उन्होंने भारत के ही जो सुजाउद्दौला वाला केस हुआ था, जब अंग्रेजों ने युद्ध किया था, तो उसमें एक तरह से धोखा दे दिया था अपने ही सेना को अंग्रेजों के लिए। क्यों, क्योंकि उसकी पूरी हिस्ट्री अलग हो जाएगा, मैं आपको जाऊंगा कि उनको खुद के अपने नवाब से काफी समस्याएं हुआ करती थी। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी, वो तो अलग इश्यू हो जाएगा। अभी आप समझिए कि जगत सेठ का काम क्या होता था कि पैसे का पूरा मेंटेनेंस किया करते थे। ऐसे ही अभी बांग्लादेश में भी एक जगत सेठ है जो बहुत फेमस हुआ करते थे। इन्होंने आज से लगभग 300 साल पहले, वहां के एक जगत सेठ थे, उन्होंने बंगाल में बहुत अच्छे से अपना पूरा कारोबार और पैसे का नियंत्रण बहुत अच्छे से कर रखा था। आज बांग्लादेश में अब तो उतनी समस्या नहीं रही है, लेकिन हाँ एक टाइम पर बैंक्स में बहुत सारी क्राइसिस चल रही थी। इंडिया में भी अभी थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव बैंक थी, वो फ्लॉप हो गई थी, उसमें समस्या आ रही थी। यस बैंक में समस्या आ रही है, लेकिन ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया करते थे। इनका काम क्या होता था, जगत सेठ लोगों का। तो समझ जाइए, जगत सेठ को एक इंसान भी हो सकता है और किसी एक संस्था को भी कहा जा सकता है। समझ जाए, कोई एक संस्था है जो इस तरह का काम कर रही है। तो इन लोगों का भी उदय होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, इन लोगों ने भी एक तरह से मीडिएटर्स वाला काम किया, मध्यस्थों का उदय हुआ, और उसके साथ से ये लोग आने लगे जो पैसे का पूरा पूरा काम देखने लग गए। तो पैसे का मैनेजमेंट, पैसा देना लेना, ये सारा काम कौन देखा करता था, जगत सेठ। बहुत डिटेल में मैं आपको कभी कभी पढ़ाऊंगा जब मैं इसको हिस्ट्री में देखूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर ज्यादा बड़ा इसको नहीं करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो क्या हो गया, ऋण। अब एक चीज देखो यार, मैंने आपको बताया कि विदेशी व्यापार में क्या होता है ना, टाइम लगता है। आज तो क्या हुआ, आपने इंटरनेट पर, अभी मेरा एक दोस्त है, हम लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को बहुत इनपुट दे रहा है। तो वो अमेरिका में है और वो एकेडमिक लाइन में सब कुछ देखता है। एस्ट्रोफिजिक्स में उसका मास्टर्स था, पीएचडी कर रहा था मिनेसोटा से। तो अभी मैं उससे बात करता हूँ, हम लोग को रोज ही बात करनी होती है उससे। तो व्हाट्सएप पे मैं कॉल करता हूँ, 0 रुपए लगता है। कितना, 0 रुपए। क्यों, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हो रही है और तुरंत की तुरंत बात हो जा रही है। अब आज से 200 साल पहले अगर अमेरिका में बात करनी होती तो कितना मुश्किल होता। चिट्ठियां जाती नाव से, 2 महीने बाद पहुंचती, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, और पूरी प्रोसेस में रिस्क भी बहुत होता था। हो सकता है पहुंच ही ना पाए, ना डूब जाए, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो जाए, झगड़ा हो जाए। सोमालिया नाम की एक जगह पर थी जहां पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे, उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी है, हॉलीवुड मूवीज है, उसको हिंदी में भी डब करके लोग देखते हैं। तो होता क्या था कि जब भी विदेशी व्यापार होता था ना, तो उसमें बड़ा रिस्क रहता था। और कई बार ऐसा होता था कि नहीं नहीं, हम तो आपको पैसा देंगे जब मेरे पास सामान पहुंच जाएगा। तो जिसने सामान बना करके भेज दिया है उसने तो रिस्क ले लिया है, और उसने एक तरह से उधार पर सामान बेचा हुआ है। कैसे बेचा हुआ है, उधार पर। तो उधार पर सामान बेचने से फायदा क्या होने लगा ना, कि लोग सामान खरीदने लगे। क्योंकि मुझे तो भाई जब तक सामान नहीं मिलेगा मैं कैसे पैसे दे दूं, तो मैं तो बोलूंगा भाई जब मेरे यहाँ पैसा सामान आ जाएगा तब मैं दूंगा। तो बेचने वाला अगर मुझे नहीं दे रहा है तो बेचने वाले का नुकसान क्या है, वो सामान नहीं बेच पा रहा है अपना।
ठीक, तो हो क्या गया था, जब से इस चीज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ कि उधार सौदे होने लगे। अब जो सौदे थे उनमें ये नहीं था कि आप पहले पैसा दो, आप दे दो, एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। और इसमें भी मध्यस्थों ने बड़ा रोल प्ले किया कि मैं जानता हूं दोनों को, या जो बीच का रिस्क है मैं देखता हूं, मैं आपसे भी निपट लूंगा, मैं आपसे भी निपट लूंगा। कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे, जो बेचने और खरीदने वाले दोनों लोग जो दूर दूर जगह पर बैठे हुए उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करते थे। तो इससे क्या हुआ, विदेशी व्यापार का जो था वित्त पोषण मेनली इससे चल रहा था, और इस तरह की चीजें होने से हम लोगों का विदेशी व्यापार बढ़ता चला गया, जिसका एक परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में क्या हो गया, धातुओं का भंडारण होने लगा। किस तरह की धातुओं का, सोना चांदी, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बोला जा सकता था, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड से पैसा आ रहा था। अब एक और चीज समझ लीजिए कि जितनी लंबी समुद्री यात्रा होगी ना, उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। तूफान आते थे, हम लोग को रूट्स नहीं पता होते थे। एक हम लोग के जो शून्य पृथ्वी है ना, इसको हम लोगों ने किसमें, देशांतर और अक्षांतर रेखा में बांट रखा है। तो यहां से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री दक्षिण, इन दोनों के बीच में डोल्ड्रम्स बोला जाता है। इनको क्यों बोला जाता है, सब भूगोल में पढ़ाऊंगा आपको। तो यहां पर भी क्या होता था कि इन्हीं के बीच में अगर आप रहोगे तो ठीक है, जितना जितना दूर चले जाओगे ध्रुव के पास, उतनी ही तेज हवाएं चलती हैं और उतना ही ज्यादा तूफान आने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पर भी क्या हो जाता था कि अगर किसी ऐसे देश में आप जा रहे हो तो भी समस्या हो सकती थी। तूफान जितना लंबी यात्रा होगी उतना ही बीच में तूफान कभी आ जाएगा तो नाव कट जाएगी, क्योंकि उतने बड़े बड़े जहाज नहीं होते थे, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हुआ करती थी। तो होता क्या था कि इन सारी वजह से जब जितनी दूर भेजना होता था उस पर ये जो जगह सेठ लोग थे वो उतनी ही ऊंची ब्याज पर आपको लोन देते थे, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा रिस्की काम कर रहे हो। आज भी वैसा ही होता है, जितना ज्यादा आप रिस्की लोन लोगे उतना ही ज्यादा आपको महंगा मिलता है, उतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहती है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।